हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारत की जो सीरीज चल रही थी रामशरण शर्मा की बुक से, उसका चैप्टर नंबर ये 21 है। इससे पहले मैंने 20 चैप्टर करा दिए। अगर किसी ने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर में सातवाहन युग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक इतिहास, पहले इनका सातवाहनों का राजनीतिक इतिहास देखेंगे, क्या थे ये, कहाँ से आए थे। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं उत्तर भारत में मौर्यों के। ठीक फ्रेंड, उत्तर भारत में मौर्यों के बाद यहाँ लिखा हुआ पेंसिल से, उत्तर भारत में मौर्यों के बाद शुंग और कर्णव दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी हुए। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि उत्तर भारत में मौर्यों के बाद शुंग और फिर कर्णव दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के अधिकारी सातवाहन हुए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों का उल्लेख पुराणों में आंध्र के नाम से है, तो वे सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। आगे देखते हैं। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन का नहीं। दूसरी ओर सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, कहने की बात ये है कि सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र है ना, ये एक ही है, लेकिन पुराणों में सातवाहन का नाम नहीं है। आंध्र के नाम से मशहूर है ये पुराणों में, लेकिन जो सातवाहनों के जो दूसरी ओर अभिलेख वगैरह मिले हैं उनमें आंध्र का नाम नहीं है, सातवाहन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, हिंदी में लिखा है। आगे देखते हैं। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। मतलब इनके जो अभिलेख वगैरह मिले हुए हैं वो ईसा की पहली सदी के हैं। उसी समय उन्होंने कर्णवों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की थी। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र के नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र के थे, जहाँ इनके प्राचीनतम सिक्के अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, इस पहले को समझाता हूँ। आरंभिक जो इनके अभिलेख थे ना, वो पहली शताब्दी के थे, और उस समय जब इन्होंने कर्णवों को हराया था ना, और उत्तर मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपनी सत्ता स्थापित की थी या राज्य स्थापित किया था, उस समय के अभिलेख वगैरह हैं। लेकिन आरंभिक जो सातवाहन राजा बताए गए हैं वो आरंभ के आंध्र प्रदेश के नहीं थे, बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र के थे। और उत्तरी महाराष्ट्र के कहाँ के थे, जहाँ पर इनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। कहाँ मिले हैं? उत्तरी महाराष्ट्र में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे देखिए। शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के अंदर पड़ने वाले उनके राज्य क्षेत्र से बेदखल कर दिया। यानी कि शकों ने इनके जो राज्य क्षेत्र वगैरह पड़ते होंगे सातवाहनों के क्या कहते हैं, महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत में, उनसे इनके छीन लिए होंगे और इनको हरा कर इन पर कब्जा कर लिया होगा। ठीक फ्रेंड्स, यही बात बताई जा रही है कि पश्चिमी भारत में पड़ने वाले उनके राज्य क्षेत्र से बेदखल कर दिया, मतलब इनको खदेड़ दिया वहाँ से। लेकिन सातवाहन वंश के ऐश्वर्य, ठीक फ्रेंड्स, सातवाहन वंश के ऐश्वर्य माने यानी कि इनका सातवाहनों का जो ऐश्वर्य यानी कि इनका सम्मानपूर्ण, यानी कि इनकी इज्जत वगैरह बढ़ाई होगी किसने, आगे देखते हैं। लेकिन सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र सतकर्णी फिर वापस ले आया। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि इनका राजपाट द्वारा से वापस कौन ले आया? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक फ्रेंड्स, इसको नाम को याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से समझ गए होंगे। लेकिन सातवाहन वंश के ऐश्वर्य यानी कि इनका राजपाट वापस गौतम पुत्र सतकर्णी वापस ले आया। उसने, यहाँ से देखिए, उसने अपने आप को ब्राह्मण कहा। ठीक फ्रेंड्स, उसने अपने आप को ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय राजवंशों का नाश कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये किसकी बात हो रही है? गौतम पुत्र सतकर्णी की बात हो रही है। उसने अपने आप को ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, गौतमी सतकर्णी ने उसने क्षहराद वंश का नाश किया, क्योंकि उनका शत्रु नहपान इसी वंश का था। ठीक फ्रेंड्स, उसने क्षहराद वंश का नाश कर दिया, क्योंकि उनका जो सबसे महत्वपूर्ण शत्रु था या होगा उस टाइम का, तो नहपान था, और वो इसी वंश का था। किसका? क्षहराद वंश का। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए उसने क्षहराद वंश का नाश कर दिया, क्योंकि उनका जो मेन शत्रु था ना, मेन टारगेट, प्राइम टारगेट, कुछ भी कह लो, वो सहपान था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक फ्रेंड, गौतमी पुत्र सतकर्णी का राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावीन के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताई जा रही है गौतमी पुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज किया और उसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावीन के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन यहाँ खत्म होगी। अब नेक्स्ट लाइन यहाँ से है पुलुमावीन। ठीक फ्रेंड्स, ये पेंसिल से लिखा है पुलुमावीन,
ने, ये उसने लिखा है, इसका लास्ट में लेना ने। पुलुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या पष्टानपुर में बनाई। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी, तो ये थी पैठन या पष्टानपुर। ठीक फ्रेंड, पैठन या पष्टानपुर लिखा हो सकता है ऑप्शन में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं यहाँ से शकों ने कोंकण समुद्री तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः युद्ध छेड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, जो शक पीछे हराया था ना, इसने गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शकों को हराया था, अब दोबारा वापस आ गए हैं। तो यहाँ से देखते हैं, शकों ने कोंकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ दोबारा युद्ध छेड़ दिया है या पुनः संघर्ष छेड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप चाहे इसे नोट कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट लिखा हुआ है, या लास्ट लाइन कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं संघर्ष छेड़ दिया ना, उसके बाद यहाँ से देखते हैं बाद में सातवाहन राजा यज्ञश्री। ठीक फ्रेंड्स, बाद में सातवाहन राजा यज्ञश्री सतकर्णी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शकों से वापस ले लिया। ठीक फ्रेंड्स, जो युद्ध वगैरह हुआ होगा हमें उसकी बात बता रही कि पुनः संघर्ष छेड़ दिया, उसमें शकों ने जीत लिया होगा। लेकिन उसके बाद जो बाद में सातवाहन राजा यज्ञश्री ने सतकर्णी ने उत्तर कोंकण और मालवा को शासकों से वापस ले लिया। ठीक फ्रेंड्स, ये लाइन यहाँ खत्म हो गई। अब लास्ट लाइन समझ लो इसको, ये मैंने लिख भी दिया, ये लास्ट लाइन है इस पैरे की, या फिर नोट में लिख लेना इसको। सौराष्ट्र यानी कि काठियावाड़ वाला जो इलाका है उसको सौराष्ट्र कहते हैं और ये गुजरात में पड़ता है। सौराष्ट्र के शक शासक, ठीक फ्रेंड्स, सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार हराया था। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सातवाहनों को किसने हराया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, 2 बार। इसे आप लास्ट लाइन समझना इस पैरे की, या फिर इसको नोट में लिख लेना कहीं, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है कि सातवाहनों को किसने हराया था, तो रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स टॉकिंग अबाउट फर्दर, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भौतिक संस्कृति के पहलू। ठीक फ्रेंड्स, अब इनकी बात हो रही है भौतिक संस्कृति के पहलू, तो चलते हैं आगे। तो देखिए, दक्कन में महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित थे। ठीक फ्रेंड्स, दक्कन में महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती से दोनों से परिचित थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फावड़ों की मुठ। ठीक फ्रेंड्स, फावड़ों की मुठ वाले फावड़े के अतिरिक्त हंसिए, कुलदालें, हल के फाल, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, उस्तरे आदि उत्खनित स्थलों के सातवाहन सरोवर पाए गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो ये फावड़ा वगैरह होता है ना, जैसे खेत में खुदाई वगैरह होती है, उसकी जो वो डंडा सा लगा होता है लकड़ी का, उसे मुठ बोलते हैं। फावड़ों की मुठ वाले फावड़े के अतिरिक्त हंसिए गांव में देखा होगा आपने, वो जैसे सब्जी वगैरह काटते हैं, आजकल तो कहीं नहीं मिलते देखने को, बट कई बार गाँव में अभी इनका प्रयोग होता है। उसमें भी एक लकड़ी में उसकी फंसा के रखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसमें भी मुठ सी लगी होती है लकड़ी की, उसकी बात हो रही है। कुलदे, जो ये बेलचा वगैरह होता है जिसके खुदपाड़ा कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसकी बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हल के फाल, कुल्हाड़ियाँ, बसूले, उस्तरे आदि सातवाहनों के स्तरों पर पाए गए खुदाई में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लोह अयस्कों का उपयोग किया था। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बन सकता है लेकिन पूछा नहीं गया है। सातवाहनों ने करीमपुर और वारंगल में के लोह अयस्कों का प्रयोग किया था। ईसा से पूर्व की और बाद की सदियों में कोलार के स्वर्ण क्षेत्र में सोने की प्राचीन खदानों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि ईसा के पूर्व और बाद की सदियों में कोलार के स्वर्ण क्षेत्र में सोने की प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो कि आज भी है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोलार की खान कहाँ है, स्वर्ण खान, तो ये कर्नाटक में। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक की जो कोलार खान है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोने के लिए। ठीक फ्रेंड्स, आप याद रखना, ये प्राचीन काल की बात हो रही है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज भी कोलार के खाने कहाँ हैं, कर्नाटक में है, और स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं उनके एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था, प्रमाण मिले हैं। आगे देखते हैं सातवाहन। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहन, तो देखिए सातवाहनों के, ये उनके लिखा हुआ है, इसका लास्ट का मैं लेना के। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने पेंसिल से मार्क किया है, पीछे पड़ के आया ना पिछले पेज पे, सातवाहनों के, ये के यहाँ लिखा हुआ है। सातवाहनों के सिक्के अधिकांश शीशे या लेड जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं चलाई। ठीक फ्रेंड्स, और उत्तरी दक्कन में ईसा पूर्व आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। ठीक फ्रेंड्स,
समझ गए कि सातवाहनों के जो अधिकांश सिक्के थे वो शीशे के थे जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने प्रोटीन, तांबे और कांसे के भी सिक्के चलाए होंगे, मुद्राएं चलाई। उत्तर दक्कन में ईसा के आरंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। ये इक्ष्वाकु है, इसको याद रखना। 2020 के पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन इक्ष्वाकुओं से लेकर पूछा गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो जो 2020 का 2019 का पीसीएस का प्री का पेपर मैंने 2 पार्ट में कंप्लीट करा दिया आपको। अब 1-2 दिन में 2020 का जो पीसीएस का प्री था ना, उसका पेपर कराऊंगा, तो आप देखना ये क्वेश्चन इक्ष्वाकुओं से लेकर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। शायद वो क्वेश्चन ये था कि पुराणों में इक्ष्वाकुओं को क्या कहा जाता था। आई थिंक सातवाहनों की जगह ये आए थे तो इनको सातवाहन कहा जाता होगा, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। जब मैं आपको पेपर कराऊंगा ना, उसमें देखूंगा कि क्या क्वेश्चन है ये। ठीक फ्रेंड्स, 1-2 दिन में आपको 2020 का भी प्री का पेपर मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे ये नाम याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दक्कन के लोग धान की रोपाई जानते थे। रोपाई माने होता है सिंचाई करना। ठीक फ्रेंड्स, दक्कन के लोग धान की रोपाई जानते थे। वे शुरू की 2 सदियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच के क्षेत्र चावल का विशाल भंडार हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, शुरू की 2 सदियों में जो कृष्णा और गोदावरी के जो बीच का क्षेत्र था वो चावल के लिए विशाल भंडार हो गया था, यानी कि चावल ही चावल पैदा होते होंगे। दक्कन के लोग कपास भी उपजाते थे। ठीक फ्रेंड्स, दक्कन के लोग कपास उपजाना जानते होंगे। आगे देखते हैं। उत्तर के संपर्क में दक्कन के लोगों ने सिक्के, पकी ईंटें, छल्लेदार कुएं, लेखन आदि कला का प्रयोग सीखा। ठीक फ्रेंड्स, जो उत्तर के संपर्क से दक्कन के लोगों ने सिक्के, ईंटें, पकी ईंटें, छल्लेदार कुएं, लेखन आदि का कला प्रयोग सीखा होगा। आगे चलते हैं। ये लिखा करीमपुर जिले में पेड़ कुंबर। ठीक फ्रेंड्स, करीमपुर जिले में पेड़ बुकर, क्या लिखा ये पेड़। ठीक फ्रेंड्स, पेड़ बकूर है ये। ठीक फ्रेंड्स, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ही धुंधला। ठीक फ्रेंड्स, पेड़ बंकुर है ये। कई बार चक्कर पता क्या होता है, एक तो जब स्क्रीन की तरफ भी देखते रहो ना, कैमरे की तरफ देखते रहो, आँख भी ऐसे ही लगता है कि धुंधला दिखाई देने लग गया हो। ठीक फ्रेंड्स, तो स्क्रीन की तरफ देख के धुंधला सा दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से कई बार पढ़ने में भी दिक्कत आ जाती है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए। ठीक फ्रेंड्स, करीमपुर नगर के ज़िले के पेड़ बंकुर में, ये मैं यहाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, पेड़ बंकुर में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के ईंटों के 22 कुएं स्थल पर पाए गए। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। जो करीमपुर का जो जिला है ना, पेड़ बंकुर, या द्वितीय शताब्दी में 22 कुएं पाए गए हैं पक्की ईंटों के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सातवाहन। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों का सामाजिक संगठन देखते हैं फ्रेंड्स। सातवाहन संगठन, सामाजिक संगठन देखते हैं। सातवाहन दक्कन के किसी जाति के लोग थे। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में किया था। सातवाहन दक्कन के किसी जाति के लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना लिए गए। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहन दक्कन की कोई जाति होगी, उनके लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कहा था कि उसने विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण। ठीक फ्रेंड्स, विच्छिन्न होते चतुर्वर्ण यानी कि 4 वर्णों वाली व्यवस्था थी ना, जो हम पीछे के चैप्टर में पढ़ के आए, उसकी बात हो रही है, को फिर से स्थापित किया। ठीक फ्रेंड्स, कौन कह रहा है? ये गौतमी सतकर्णी जो पुत्र था ना, वो कह रहा है कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। और वर्ण संकर का मतलब देख लो, वर्णों और जातियों के मिश्रण को। ठीक फ्रेंड्स, वर्णों और जातियों के मिश्रण को वर्ण संकर बताया गया, यहाँ को रोका। ठीक फ्रेंड्स, वर्णों और जातियों के मिश्रण को इसने रोका था। आगे देखते हैं। लेकिन अब शकों और सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगे, तब शकों का क्षेत्रीय रूप से ब्राह्मण समाज में प्रवेश आसान हो गया। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए। लेकिन जब शकों और सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे, तो शकों का क्षेत्रीयों के रूप में ब्राह्मण समाज में प्रवेश आसान हो गया। आगे देखते हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन हुए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि अनुदान किसने दी थी, तो सातवाहन। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान के अधिक उदाहरण मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा भिक्षुओं को दी होगी भूमि दान वगैरह, उसके बाद ब्राह्मणों को दिया है। इसी के अधिक उदाहरण मिलते हैं किनके? भिक्षुओं के। आगे देखते हैं। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों को वर्ण संकर मानकर छीन समझते थे। छीन नहीं, हीन। ठीक फ्रेंड्स, जो उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग होंगे वो आंध्रों को वर्ण संकर मानकर हीन समझते होंगे, यानी कि नीच वगैरह समझते होंगे।
और वर्ण संकर क्या है ये मैंने पीछे आपको बता ही दिया है कि वर्णों और जातियों के मिश्रण को वर्ण संकर कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं शिल्पियों में गंधिकों का उल्लेख दाताओं के रूप में बार बार आया। ठीक फ्रेंड्स, शिल्पियों में गंधिकों का उल्लेख दाताओं के रूप में बार बार आया है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते जो इत्र बनाते थे। ठीक फ्रेंड्स, बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर दुकानदार के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। ठीक फ्रेंड्स, समझ लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, शिल्पियों में जो गंधिक थे ना, उनका उल्लेख दाताओं में बार बार किया है। ठीक फ्रेंड्स, गंधिक वे शिल्पी थे जो इत्र बनाते थे, यानी कि क्या कहते हैं इत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफ्यूम। ठीक फ्रेंड्स, परफ्यूम वगैरह बनाते होंगे और बाद में इस शब्द का व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लग गया। हर दुकानदार को क्या कहते थे, गंधिक कहने लगे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये लिखा है ना, बाद में इस शब्द का व्यापक रूप से हर दुकानदार के लिए प्रयुक्त होने लगा। आगे देखिए, आज का उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकला है। ठीक फ्रेंड्स, इस लाइन को याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से अभी तक पूछा नहीं गया कि गांधी को प्राचीन में क्या कहते थे, तो गंधिक। ठीक फ्रेंड्स, आज का उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखिए, किंतु सारथ सातवाहन राजकुल। एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, मैं अगले पेज पे चला गया था, लेकिन यहाँ तक हो गया था ना, गांधी शब्द प्राचीन शब्द से निकला, ये छोड़ दिया था, रह गया था। ठीक फ्रेंड्स, तो अब याद आ गई कि ये पैरा छूट गया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, सातवाहनों में हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, जो सातवाहन वगैरह थे, इनमें मात्र सत्तात्मक का ढांचे का आभास मिलता है। क्यों मिलता है, आगे देखते हैं। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए मात्र सत्तात्मक राज्य था ये, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि नाम बताते हैं। ठीक फ्रेंड्स, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र नाम बताते हैं कि जो सातवाहन राज था ये मात्र सत्तात्मक था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, किंतु सारथ सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था। ठीक फ्रेंड्स, किंतु सारथ सातवाहन राजकुल पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो किंतु ये है ना, सातवाहन राजकुल ये पितृ सत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। ठीक फ्रेंड्स, इनको पुत्र ही राज सिंहासन पर बैठता होगा पिता के बाद। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है। आगे देखते हैं, प्रशासनिक ढांचा कैसा था इनका। आगे देखते हैं, बल और पराक्रम में राजा की तुलना पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की जाती थी। ठीक फ्रेंड्स, बल और पराक्रम में राजा की तुलना पौराणिक पुरुषों और दिव्य विभूतियों से की जाती थी। सातवाहनों के, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं, सातवाहनों के समय में, ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों के समय में जिला को अशोक के काल की तरह आहार कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना, अशोक के काल में जिले को क्या कहते थे, आहार, और सातवाहनों के काल में भी जिले को आहार कहा जाता था। उनके उत्तराधिकारी मौर्य काल की तरह आमात्य और महामात्य कहलाते थे। ठीक फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है, सातवाहनों के जो अधिकारी वगैरह थे वो मौर्य काल की तरह आमात्य और महामात्र कहलाते थे। इनको याद रखना फ्रेंड्स, कई बार ये पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। मैंने आपको पहला पेपर कराया ना यूपीपीसीएस का, प्री का 2019 का, तो उसमें आपने देख लिया होगा मिलान करने वाले और ऐसे वर्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप आप याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, सेनापति को प्रांत का शासन अध्यक्ष या गवर्नर बताया जाता था। ठीक फ्रेंड्स, सेनापति को शासन अध्यक्ष या गवर्नर बताया जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गोमिल को सौंपा जाता था। ठीक फ्रेंड्स, गांव में वगैरह का जो प्रशासन था वो गोमिल को सौंपा जाता था। आगे देखते हैं, सातवाहन शासक में सैनिक चरित्र उसके अभिलेखों में कटक और स्कंदावर शब्दों के आम प्रयोग से स्पष्ट होता है। ठीक फ्रेंड्स, जो सातवाहन काल के जो सैनिकों का चरित्र वगैरह था ना, वो उनके अभिलेखों कटक और स्कंदावर शब्दों के आम प्रयोग में से स्पष्ट हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इनके सैनिकों का चरित्र वगैरह जो अभिलेख वगैरह मिले हुए उनसे इनका चरित्र वगैरह स्पष्ट बताया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहनों में ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊपर मैंने करा दिया है कि सातवाहनों में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी। सातवाहन राज्यों में सीमांत, ठीक फ्रेंड्स, सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। ठीक फ्रेंड्स, सातवाहन राज्यों में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। पहली श्रेणी में सामंत राजा कहलाता था। ठीक फ्रेंड्स, पहली श्रेणी में राजा आता होगा,
पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था और उसे सिक्के डालने का अधिकार होता था। ठीक फ्रेंड, सातवाहन राज्यों में जो सामंत वगैरह होंगे उनको 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया होगा। पहली श्रेणी में खुद राजा आता होगा और उसे सिक्के डालने का अधिकार था, किसको? राजा को। द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था। ठीक फ्रेंड, द्वितीय श्रेणी का महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी में सेनापति आता था। ठीक फ्रेंड, पहली श्रेणी में राजा आता था और उसे सिक्के डालने का अधिकार था। द्वितीय श्रेणी में महाभोज वगैरह आते होंगे। ठीक फ्रेंड्स, और तृतीय श्रेणी में सेनापति आता था। आप देखते हैं धर्म, अब इनका धर्म वगैरह देखते हैं। ठीक फ्रेंड, सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। ठीक फ्रेंड, सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। आरंभ से ही राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेयी और वैदिक यज्ञ शुरू किए। ठीक फ्रेंड्स, ये सब यज्ञों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया, आप पीछे के चैप्टर में देखना। आरंभिक में राजा और रानियों ने अश्वमेध, ठीक फ्रेंड, वाजपेयी यज्ञ और वैदिक यज्ञ किए। वे कृष्ण, वासुदेव आदि वैष्णव देवताओं के भी उपासक थे। ठीक फ्रेंड्स, वे कृष्ण, वासुदेव और वैष्णव देवताओं के उपासक थे, यानी पूजा पाठ वगैरह करते होंगे इनकी। सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक फ्रेंड्स, ये ऊपर से कई बार 2-3 बार बता दिया। सातवाहनों ने बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान देकर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। और जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले राजा थे ना, यानी बौद्ध धर्म को किस किस राजा ने संरक्षण दिया था, इसकी ट्रिक बनाकर मैंने वीडियो में प्लेलिस्ट में लगा दी। अगर किसी ने ना देखी हो तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट में मैंने बौद्ध धर्म को किन किन राजाओं ने संरक्षण दिया था उन सब की ट्रिक बना के लगा दी वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। उनके राज्य में बौद्ध धर्म को महायान संप्रदाय बोला जाता था। ठीक फ्रेंड्स, जो सातवाहन राज्य में बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय बोला जाता था। ठीक फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी वो इनसे रिलेटेड है। आंध्र में अर्जुन कोंड और अमरावती। ठीक फ्रेंड, आंध्र प्रदेश में अर्जुन कोंड और अमरावती उनके अधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। ठीक फ्रेंड, महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। ठीक फ्रेंड्स, ये बात बताई जा रही है कि आंध्र प्रदेश में अर्जुन कोंड और अमरावती के उनके अधिकारी इक्ष्वाकु शासन में बौद्ध संस्कृति के केंद्र बन गए थे। आगे देखते हैं वास्तुकला। वास्तुकला का मतलब होता है इन्होंने क्या कुछ बनवाया। ठीक फ्रेंड्स, भवन निर्माण वगैरह देखते हैं क्या क्या बनवाया था। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन और महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर, ठीक फ्रेंड्स, ठोस चट्टानों को काटकर 200 ईसा पूर्व अनेक चैत्र और विहार बनवाए। ठीक फ्रेंड्स, ये बात हो रही है कि सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन और महाराष्ट्र में अंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर 200 ईसा पूर्व, ठीक फ्रेंड्स, 200 ईसा पूर्व अनेक चैत्र और विहार बनवाए। अब देखेंगे इन चैत्र और विहारों को। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा हुआ बड़ा महल जैसा होता था। ठीक फ्रेंड्स, चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा हुआ एक बड़ा महल जैसा होता था, यानी कि जैसे बहुत बड़ा हॉल टाइप हो गया ना, जो पिलरों पे खड़ा होता है, जो आज के टाइम पिलर डाले जाते हैं उनको यहाँ बताया पावे। ठीक फ्रेंड्स, पायों पर खड़ा हुआ एक हॉल जैसा होता था। और विहार एक केंद्रीय शाला होती थी जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार होता था। ठीक फ्रेंड्स, विहार क्या होता था, केंद्रीय शाला होती थी और जिसके सामने एक बरामदे की ओर एक द्वार होता था। जैसे कि आज के टाइम बरामदा डाल देते हैं और बरामदे के अंदर से जाने का रास्ता होता है, वो द्वार वगैरह जो गेट वगैरह लगा होता है, खासकर गाँव में बरामदा टाइप होता है ना, आजकल भी बनवाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स वापस आ गए। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो इसलिए रोक देता हूँ मैं बार बार कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और हमारे जो सामने घर है, यानी कि हमारे पड़ोसियों का, उनका कुकर बार बार सीटी मार रहा है। ठीक फ्रेंड, इसलिए मैं वीडियो रोक देता हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। यहाँ तक थे ना, सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन के कार्ल का है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे जो मशहूर चैत्य था वो पश्चिमी दक्कन के कार्ल का है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमें याद पढ़ना नहीं है कि ये लगभग 40 मीटर ऊंचा था, 15 मीटर ऊंचा था, 40 मीटर लंबा था, ये सब बकवास लिखी हुई है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखते हैं आगे। देखिए, बिहारों चैत्यों के पास बनाए गए। ठीक फ्रेंड, बिहार चैत्यों के पास बनाए गए, उनका प्रयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। ठीक फ्रेंड्स, जो बिहार और चैत्य है ना, ये पास पास में बनाए गए होंगे और इसका जो हमारी वर्षा ऋतु होती थी ना, उसमें भिक्षुओं के निवास के लिए होता था इनका उपयोग, बिहारों और चैत्यों का। ठीक फ्रेंड्स, ताकि वर्षा ऋतु में भिक्षु वगैरह निवास स्थान करें, आराम करें। नासिक में 3 विहार हैं। ठीक फ्रेंड्स, नासिक में 3 विहार हैं। आगे देखते हैं, नासिक में 3 विहार हैं। ईसा की पहली और दूसरी शताब्दियों में, ठीक फ्रेंड, ईसा की पहली और दूसरी शताब्दियों में, ये पेंसिल से लिखा हुआ है। अमरावती और नागार्जुन कोंड के स्तूप सबसे अधिक मशहूर हैं। ठीक फ्रेंड,
अमरावती और नागार्जुन कोंड के स्तूप सबसे अधिक मशहूर हैं। यहाँ से हो गया। अब ये मैंने पेंसिल से लिखा है नासिक। आगे देखते हैं नासिक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नासिक बिहार के अंतर्गत। ठीक फ्रेंड, नासिक बिहार के अंतर्गत नेहपान और गौतमीपुत्र। ठीक फ्रेंड्स, ये यहाँ बताया जा रहा है कि क्या कहते हैं नासिक और बिहार के अंतर्गत, नासिक में जो बिहार होंगे ना उसके अंतर्गत नेहपान और गौतमीपुत्र के अभिलेख मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, ओ गॉड। ठीक फ्रेंड, नेहपान कौन था ना, ये जो इसने क्या कहते हैं गौतमी सतकर्णी पुत्र ने इसको हराया था ना नेहपान को। सबसे जो शुरू के पेज पे मैंने बताया था ना, ये इनका पक्का दुश्मन था नेहपान, और जिसको हराया था किसने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो नेहपान और गौतमी पुत्र सतकर्णी के अभिलेख मिलते हैं कहाँ, नासिक के बिहारों में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। आगे देखते हैं। अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व हुआ। ठीक फ्रेंड्स, अमरावती स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इनके काल की भाषा। ठीक फ्रेंड्स, भाषा सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक भाषा थी इनकी। सातवाहनों की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सातवाहनों की भाषा क्या थी, तो प्राकृतिक थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। सभी अभिलेख इसी भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, इनके सभी अभिलेख, इनके सातवाहनों के सभी अभिलेख इसी भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सतसई। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सतसई या गाथा सतसती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना थी। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सतसई या गाथा सतसती हाल नामक सातवाहन राजा की रचना थी। ठीक फ्रेंड्स, अंतिम रूप से इसे ईसा की 6वीं शताब्दी में 6वीं सदी के बाद किया गया। ठीक फ्रेंड्स, कहने के लास्ट लाइन का ये मतलब है कि अंतिम रूप में इसे ईसा की 6वीं शताब्दी में पूरा किया गया या पूरा लिखा गया। ठीक फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस लाइन को समझ गए होंगे कि इसका पूरा लिखने का काम 6वीं शताब्दी में हो गया था। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ समझ ना आ रहा हो तो अभी बताता हूँ, यहाँ देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सतसई अथवा गाथा सतसती अंतिम रूप में 6वीं शताब्दी में पूरी की गई। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 6वीं शताब्दी के बाद प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सतसई अथवा गाथा सतसती अंतिम रूप में पूरी की गई। ठीक फ्रेंड्स, इसका लाइन का वो मतलब था कि 6वीं शताब्दी के बाद इसको पूरा कर दिया गया था लिखने का काम। ठीक फ्रेंड्स, तो ठीक फ्रेंड्स समझ गए होंगे। इसका अंतिम रूप में इसे ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद किया गया है, यानी कि 6वीं शताब्दी के बाद इसका काम लिखने का पूरा हो गया होगा। तो ये था हमारा चैप्टर। नीचे कुछ है नहीं हमारे लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये नीचे जो मैंने आपको पढ़ाया वही है, उसको वन लाइनर में की फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और आप जो आंसर के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और प्राचीन भारत की जो हमारी सीरीज चल रही है इसको देख रहे होंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि कोलार क्षेत्र में सोने की खानें हैं। ठीक फ्रेंड्स, और ये कब मिली थी, ईसवी की 1वीं शताब्दी में। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने चैप्टर में पढ़ाया है, वही यहाँ पर बताया गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 22 में बहुत ही जल्द। और 22 चैप्टर आने से पहले मैं PCS का 2020 का आपको प्री का पेपर कराऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ बिजी था, घर पे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो वो एक अलग बात है। इट डजेंट मैटर अबाउट आवर स्टडी। ठीक फ्रेंड्स, तो अब मैं फ्री हो गया हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको, मैंने मध्यकालीन भारत पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है सतीश चंद्रा की बुक से। ठीक फ्रेंड्स, अब ये हमारी प्राचीन भारत की सीरीज चल रही है। अगर किसी ने मध्यकालीन भारत की वो वीडियो ना देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख ले। और इस क्या कहते हैं 5-7 तारीख तक, मतलब 5-10 अप्रैल तक ये किताब भी कंप्लीट हो जाएगी। और अप्रैल में हमारा जो आधुनिक भारत की बुक है बिपिन चंद्रा की, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें 13 चैप्टर हैं, बट वो 13 चैप्टर बहुत ही लेंथी हैं। एक चैप्टर कम से कम 40-40 पेजों का है। ठीक फ्रेंड्स, तो लगभग 2-2 पार्ट बनेंगे हर वीडियो के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले, चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बनाई हुई हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। अब मैं एक डेली डोज शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियो अपलोड करूंगा, और उसमें लगभग आपको हर डेली में मॉर्निंग में वीडियो मिल जाया करेगी, लगभग 10 क्वेश्चन की। डेली डोज के नाम से प्लेलिस्ट बनेगी और उसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे डेली। ठीक फ्रेंड्स,
मिक्सचर। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक फ्रेंड्स, अब मान लो ये वीडियो आधे घंटे की है ना, तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। भले ही वीडियो आधे घंटे की हो, लेकिन आपको समझाने में और चैप्टर को करने में तो काफ़ी टाइम लगता है। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 1.5 घंटा लग गया है इसको पढ़ने में, लिखने में, एक एक पॉइंट निकालने में। तो आप समझ रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है। आपको एक उदाहरण दूँ, मान लो बॉलीवुड की कोई मूवी है, वो 2 घंटे की है, लेकिन उसे बनने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8-8 9 1 साल लग जाता है फिल्म बनने में। ठीक फ्रेंड्स, भले ही मूवी 2 घंटे की हो, लेकिन उसे बनने में 8-8 9 महीने लग जाते हैं। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना, फिर भी 6 महीने तो मिनिमम मान ही लो। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह बता रहा हूँ कि वीडियो बनने में काफ़ी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आप एक लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेहतरीन तैयारी के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, तो वहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ज्योग्राफी से रिलेटेड लूसेंट की साइंस कंप्लीट करा रखे हैं। लूसेंट के 1000 क्वेश्चन भी प्लस में करा रखे हैं, 2 पार्ट में 500-500, तो वो भी देखना। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।